कल टेस्ट हुआ ही नहीं है, लगता है कि हुआ है। हुआ है कितने बजे? 4 बजे। चलो देखो अब सुनो। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट बताया था, उस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रॉपर्टी, जो 7 प्रॉपर्टी आपको बताया था, तो उन 7 प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि एग्जाम्पल 12 बताते हैं। उस पर आधारित क्वेश्चन है। पहले क्रम से बताते हैं ताकि आपकी प्रॉपर्टी सब समझ में आ जाए, कौन क्वेश्चन पहले कौन बाद में, है ना, ताकि प्रॉपर्टी आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखो यहाँ पे प्रूव दैट कौन सा सर? एग्जाम्पल 12 है, प्रॉपर्टी पर आधारित एक्सरसाइज 4.3 के पहले एग्जाम्पल। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, जेड एक्स, आइए, जेड एक्स वाई 1 1 1 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 0। अब सुनो, पहले क्या प्रॉपर्टी बताई थी 0 होने के लिए? किसी रो, किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रो अथवा कॉलम के ईच एलिमेंट 0 हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 इंटू 5, और ये क्या होगा? 3 इंटू 0, तब भी 0 हो जाएगा। अथवा ये बताया था कि 2 3 और 2 3, किसी रो, कोई दो रो समान है, कोई दो रो समान है तो उसका मान भी 0 होता है। किसी रो के एलिमेंट सेम है तो 2 ही कंडीशन में 0 हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि तो कोई दो रो समान भी नहीं है और किसी भी रो अथवा किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 भी नहीं है, तो 0 कैसे होगा? तो एक प्रॉपर्टी आपको ये बताए थे कि कोई भी कॉलम ले, उस कॉलम के पैरेलल कॉलम में किसी आर्बिट्रेरी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ दें, तो न्यू डिटरमिनेंट जो फाइंड होता है 7 नंबर प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, पहले ये R1 रो है ना, फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के पैरेलल रो है सेकंड रो, और सेकंड रो में 1 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दो तो क्या आएगा? सुनो अच्छे से, x प्लस वाई है, इसमें 1 का गुना करके जोड़ो तो s प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। y प्लस जेड है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो क्या होगा? y प्लस जेड प्लस x आ जाएगा। यहाँ z प्लस x है, इसमें 1 का गुना करके जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? z प्लस s प्लस y आ जाएगा। अर्थात तीनों में रहेगा s प्लस वाई प्लस जेड, s प्लस वाई प्लस जेड, s प्लस वाई प्लस जेड। तो तीनों से हम R1 से s प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो R1 और R3 समान हो जाएंगे, और R1 R3 जब समान होंगे तो गुणधर्म जानते हो, कोई दो रो कोई दो कॉलम एक समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम समान हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है ना, प्रॉपर्टी पढ़े हो। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसके स्थान पर, फर्स्ट रो के स्थान पे क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फाइंड करने के लिए सेकंड रो में 1 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे क्यों? ऐसा करने से R1 के सभी एलिमेंट समान हो जाएंगे, यानी s प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी आएगा, s प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी आएगा, s प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी आएगा। तो R1 से हम s प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? किसी रो में किसी आर्बिट्रेरी नंबर का मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो? किसी रो से कॉमन ले सकते हैं सेम नंबर को। मैट्रिक्स में क्या करते थे? जब सभी में हर एक एलिमेंट में कोई एलिमेंट कॉमन है तब कॉमन ले सकते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या कर सकते हैं? किसी रो में कोई नंबर कॉमन ली जा सकती है तो ले सकते हैं, ठीक है। किसी रो में सेम नंबर को कॉमन लिया जा सकता है, किसी कॉलम से सेम नंबर को कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में जो रहेगा उसी को कॉमन लेंगे। लेकिन इसमें किसी रो से भी कॉमन लिया जा सकता है और किसी कॉलम से भी कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा? R1 को फाइंड करने के लिए R1 के पैरेलल कॉलम R2 में 1 का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? 7 नंबर। तो इसको लिखेंगे कैसे? R1 को प्राप्त करने के लिए R1 में जोड़ना क्यों है? R1 में जोड़ना है 1 का गुना, R2 में 1 का गुना करके, 1 का गुणा करके। पढ़े थे, कल बताए थे, कोई भी कॉलम था, उस कॉलम के पैरेलल कॉलम में किसी आर्बिट्रेरी नंबर का मल्टीप्लाई करके उस कॉलम में जोड़ दें तो जो न्यू सारणी बनता है उसका मान अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना। तो हम कॉलम में बताए थे, ये रो के लिए भी होता है ट्रू, यही प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रो ले, इस रो के पैरेलल रो में किसी आर्बिट्रेरी नंबर 1 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे। आप कहोगे कि 1 का मल्टीप्लाई करके क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो एस प्लस वाई प्लस जेड तीनों में रहेगा, एस प्लस वाई प्लस जेड तीनों में क्या होता है, एस प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकेंगे। हमारा मकसद क्या है ऐसा करने का, ये प्रॉपर्टी लगाने का, ताकि हम एस प्लस वाई प्लस जेड R1 से कॉमन ले सकें। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, R1 का हर एक एलिमेंट 1 1 1 हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, R1 और R3 समान हो जाएंगे, और R1 R3 समान हो जाए तो क्या होगा, तो पढ़े हो प्रॉपर्टी, कि कोई भी किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो अथवा कोई भी दो कॉलम समान हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। समझ में आया? तो क्या करें, R1 को फाइंड करने के लिए R1 R2 को जोड़ करके लिखना है R1 में, ठीक है। तो R1 के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 R2 को जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो लिखो x प्लस वाई और प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, इसको सीधे उतार दो, जेड एक्स वाई को सीधे उतार दो, 1 1 को सीधे उतार दो। अब क्या करेंगे, R1 से s प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, टेकिंग कॉमन s प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 we get s प्लस वाई प्लस जेड जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 1 1 जेड एक्स और ये वाई और ये 1 1 1। अब क्या लिख देंगे यहाँ, s प्लस वाई प्लस जेड इंटू यहाँ 0 लिख दोगे। रीजन क्या लिखोगे, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल समान दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख लेते ना, अब देखो 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एग्जाम्पल 12 था, अब फर्स्ट देखो, और बहुत एग्जाम्पल हम बाद में बताएंगे क्योंकि अभी वो समझ में नहीं आएंगे। हम क्रम सीरियलिटी से बता रहे हैं, कौन क्वेश्चन पहले बताना चाहिए कौन बाद में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आप सीरियलिटी से बताएंगे इस पूरे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, इसके बाद एग्जाम्पल में लौटेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट एक्स ए, देखो एक्स ए एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना। अब देखो, अब क्या पढ़े, कोई भी कॉलम था उस कॉलम के पैरेलल कॉलम में किसी आर्बिट्रेरी नंबर का मल्टीप्लाई करके उस कॉलम में जोड़ने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो देखो यहाँ इसमें -1 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दो तो क्या होगा, -1 का गुणा करोगे तो s प्लस ए माइनस तो कट गया a, इसमें क्या होगा y प्लस बी तो माइनस बी तो बी कट गया, z प्लस सी तो माइनस सी तो सी कट गया। या ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका नाम क्या है, इसका नाम C3 है, तो C3 को फाइंड करने के लिए C3 से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, -1 का गुणा करके जोड़ना है ना। सब्ट्रैक्ट करने का अर्थ क्या हुआ, -1 का मल्टीप्लाई करके जोड़ना। अब प्रॉपर्टी क्या बताए थे, कोई कॉलम और उस कॉलम के पैरेलल कॉलम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या फायदा होगा, ए बी सी कट जाएंगे तो एस बाई जेड, तो यहाँ पे R1 C1 और C3 समान हो जाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, एस बाई जेड कट जाएंगे तो ए बी सी यानी C2 और C3 समान हो जाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी।
बात समझ में आई? चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि C1 को फाइंड करने के लिए C1 और C2 को जोड़ दो, S प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, तब भी ये समान हो जाएगा। ठीक है, कई तरीके हुए ऐड कर दीजिए। एड ही करने हैं ना। चलो देखो, तो C1 को फाइंड करने के लिए C1 चेंज टू C1 प्लस 1 इंटू C2। ठीक है, C2 में 1 का गुणा करके C1 के साथ जोड़ दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसको तो C2 के लिए कोई नियम तो लिखे नहीं है, तो C2 को हूबहू उतारना है, ए बी सी। और यहाँ पे क्या होगा, s प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ये आ गए। अब कौन कौन समान हो गए, C1 और C3। यहाँ लिख लीजिए, बिकॉज C1 and C3 are identical, इसलिए वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं, कोई भी रो, कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकंड क्या, prove that ये है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, a माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस, इसकी वैल्यू 0 लाना। कैसे आएगा 0? ये भी जानते हो, 0 आने के लिए 2 ही कंडीशन आपके पास है। पहला, 2 रो अथवा 2 कॉलम समान दिखा दो, अथवा किसी रो अथवा किसी कॉलम के ईच एलिमेंट को 0 दिखा दो। यही ना, किसी रो अथवा किसी कॉलम के ईच एलिमेंट को 0 दिखा दो। अब देखो, प्रॉपर्टी 7 क्या है, कोई भी कॉलम उस कॉलम के पैरेलल कॉलम में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके उस कॉलम में जोड़ने से प्राप्त न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम चेंज नहीं होती है ना। इसका मतलब क्या है, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं, इसको फाइंड करने के लिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ें और इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ें, तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो सब कट जाए 0। फिर क्या आएगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तो सब कट जाएंगे तो 0। फिर c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो सब कट जाएंगे तो 0। तो C1 का ईच एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। जब C1 का ईच एलिमेंट 0, तो वैल्यू क्या होगी, क्या होगी वैल्यू, 0। तो क्या करें, C1 को फाइंड करने के लिए क्या करें, C2 में 1 का और C3 में 1 का गुणा करके जोड़ें। 1 का गुणा करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, C1 को फाइंड करने के लिए C1 C2 C3 तीनों को जोड़ के लिखें। तीनों को जोड़ करके कहाँ लिखना है, C1 में, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे इसको, C1 में तीनों जोड़ के लिखेंगे, बाकी C2 वो बहुत उतार देंगे, ठीक है। तो C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 बाई C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 में बदल जोड़ करके लिखना है, C2 और C3 को उतार देना सीधे। तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये क्या होगा, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे। तो क्या होगा, ये 0 0 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये तो क्या आएगा, पूरा 0, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ C1, ईच एलिमेंट ऑफ C1 आर 0। तो जानते हैं, कोई किसी डिटरमिनेंट का कोई भी कॉलम अथवा कोई भी रो के ईच एलिमेंट 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, आपको बताया था कि 7 नंबर प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं। हो सकता है 7 नंबर प्रॉपर्टी लगाने से किसी रो अथवा किसी कॉलम के ईच एलिमेंट 0 हो जाए। हो सकता है 7 नंबर प्रॉपर्टी लगाने से 2 कॉलम अथवा 2 रो समान हो जाए, इसलिए लगाते हैं। दोनों बातों का वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। आप देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, 2 3 5 फिर क्या है 7 8 9 65 75 86 इज इक्वल टू 0। अब 0 आ रहा है तो 2 कंडीशन में से एक कंडीशन होप करेगी। पहली कंडीशन क्या है, किसी रो और किसी कॉलम का ईच एलिमेंट 0 हो जाएगा प्रॉपर्टी लगाने 7 नंबर, या कि 2 रो अथवा 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे कोई प्रॉपर्टी लगाने 7 नंबर प्रॉपर्टी लगाने पश्चात। यहाँ देखने से पता, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 7 में 9 को मल्टीप्लाई करो 63 और 65 से निकाल दो 63, 2 आएगा और 2 यहाँ है। 8 में 9 को मल्टीप्लाई करो 72, 75 से 72 निकालो 3 आएगा, 3 यहाँ है। इसमें 9 को मल्टीप्लाई करो 81, 86 से 81 निकालो 5 यहाँ भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम क्या है, C2 कॉलम। C2 कॉलम में 9 का मल्टीप्लाई -9 का मल्टीप्लाई या कि 9 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, या कि -9 का मल्टीप्लाई करके जोड़ना सब्ट्रैक्ट, ठीक है। -9 का मल्टीप्लाई करके जोड़ना या कि 9 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, या कह सकते हैं क्या लिखेंगे C3 × C3 माइनस C3 - 9C2, C3 - 9C2, ठीक है। तो C3 फल में रूल लगेगा, C1 C2 को हूबहू उतारना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, C1 लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे क्या, C3 चेंज 2, C3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9C2 को, 9 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे बाई, तो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड बिकम क्या हो जाएगा 2 3 5, ये होगा 7 8 9, ये होगा 65 - 9 × 7, 75 - 9 × 8, 86 - 9 × 9, ऐसे। तो क्या लिख दोगे, 2 और 3 5, ये 7 8 9, ये क्या होगा 65 से 63 2 3, और ये क्या होगा 5। अब इसकी वैल्यू 0, बिकॉज C1 and C3 आर आइडेंटिकल, बिकॉज C1 and C3 आर आइडेंटिकल, इक्वल है C1 और C3, C1 और C3 आर आइडेंटिकल। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट वन BCCA AB A कॉमन B + C, B कॉमन C + A, C कॉमन A + B इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो ये क्या किया जाएगा,
देखने से पता चल रहा है। क्या किया जाए, C3 को फाइंड करने के लिए C3 या C2 को जोड़ दो। सुन लो, C3 को फाइंड करने के लिए C3 या C2 को जोड़ दो तो यहाँ आएगा AB प्लस CA प्लस BC, तो आएगा AB प्लस BC प्लस CA। इसको जोड़ के यहाँ लिखना है तो BC प्लस AB प्लस CA, यानी AB प्लस BC प्लस CA। इसको जोड़ के यहाँ लिखना है तो क्या होगा, CA BC है ही, AB है तो क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो जब सब में C3 का हर एक मेंबर AB प्लस BC प्लस CA रहेगा तो C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 1 1, और यहाँ 1 1 1 पहले से, तो C1 और C3 क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल, तो वैल्यू क्या होगी 0। तो क्या करें, C3 को फाइंड करने के लिए C3 और C2 को जोड़ के लिखें। अब यहाँ देखो C3 को फाइंड करने के लिए देखना, अच्छे से ध्यान रखना, C3 को फाइंड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, C1 C2 को बहुत उतारना होगा, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसको पूरा उतार दो, इसको उतार दो, इस रीति भर में इस रूल को लगाना है। C3 और C2 को जोड़ के लिखना है C3 भर को, और C1 और C2 को ऐसे उतार देना है जैसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा 1 1 1 BC CA AB, ये क्या होगा A कॉमन P प्लस C प्लस BC, B कॉमन C प्लस A प्लस B CA, फिर C कॉमन A प्लस B प्लस AB, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ब्रैकेट खोल के लिख दिए क्रम से, AB प्लस BC प्लस CA, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, C3 से कॉमन क्या ले लें, AB प्लस BC प्लस CA, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3 ब्रैकेट, तो क्या होगा AB प्लस BC प्लस CA, और ये क्या आएगा 1 1 1 BC CA AB, ये 1 1 1, तो क्या होगा AB प्लस BC प्लस CA, I into 0, रीजन C1 and C3 because C1 and C3 are identical, इसकी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लिख रही इतना अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, प्रूफ दैट B प्लस C 2 प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P R प्लस E Z प्लस X, E प्लस B P प्लस Q X प्लस Y इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आएगा ABC PQR SYZ, ABC PQR XYZ,
ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको, ये जानते हो कि कोई भी डिटरमिनेंट का कोई भी कॉलम दो क्वांटिटीज का सम हो तो उस डिटरमिनेंट को उसी ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बताया गया था ना प्रॉपर्टी को, कोई कॉलम दो क्वांटिटी का सम है तो उस डिटरमिनेंट को उसी ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। प्रॉपर्टी याद है 7 बार जब बोले थे तो याद तो है कि नहीं है, ये है आया था प्रॉपर्टी में, भले लिख ना पाओ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो इसको पहला ए भी जानते थे कि रो को कॉलम में अथवा कॉलम को रो में चेंज कर तो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, पहले हम इस डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को चेंज करेंगे, इसके बाद फिर कोई वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। किसी भी कॉलम का दो क्वांटिटीज का सम हो तो उस डिटरमिनेंट को उसी ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वही वाली प्रॉपर्टी करेंगे, लगाएंगे तो यहाँ पे 8 प्रॉपर्टी हैं, 8 डिटरमिनेंट आएंगे और उनमें से 6 ऐसे रहेंगे जिनमें 2 रो अथवा 2 कॉलम इक्वल रहेगा, 2 कॉलम और 2 रो इक्वल रहेगा। तो 8 में से 6 जीरो हो जाएंगे, 2 बचेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू है ही लिखा है। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे तो जुड़ जाएंगे और बाकी सब क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे। क्यों शून्य होंगे, जीरो क्यों होंगे, क्योंकि 2 रो अथवा 2 कॉलम इक्वल रहेगा। तो 2 रो 2 कॉलम इक्वल तभी रहेगा पहले जब ये प्रॉपर्टी इसमें लगा दो। कौन सी प्रॉपर्टी, रो को कॉलम में चेंज कर दो, इसके बाद प्रॉपर्टी लगाओगे। इसमें गलती क्या कर सकते हो आप, रो को कॉलम में चेंज किए बगैर इसमें वो प्रॉपर्टी लगा दिए, किसी रो अथवा किसी कॉलम का दो क्वांटिटीज का सम हो तो उस डिटरमिनेंट को उसी ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस डायरेक्ट कर दोगे तो ये आने का चांस नहीं है, कुछ दूसरा रिजल्ट आएगा। तो जो प्रूफ करना होगा उसमें नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप cos 2 थीटा के 4 फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जहां ये फार्मूला लगाने की जरूरत है ये लगा दोगे तो जो प्रूफ करना है वो नहीं आएगा। तो हम सही तो कर रहे हैं, तो सही तो कर रहे हो, पर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो 10वीं क्लास तक क्या होता है, 10वीं तक अधिकांश 99% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि एक रूल लगता है। अब एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का एक इसी फार्मूले को लगाओगे। अब यहाँ चौराहे में खड़े हो, अब इधर चले जाएं कि इधर चले जाएं कि इधर चले जाएं कि किधर चले जाएं, पता चला कि आपको इधर जाने से आपको मंजिल मिलेगी, आप इधर गए, पता चला कि वहां फिर लौटे, फिर इधर गए, फिर लौटे, फिर इधर गए, फिर लौटे, फिर इधर गए, तब आप मंजिल मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, इसीलिए तो 11वीं 12वीं का नोट्स बनाना पड़ता है कि चौराहे में खड़े हो तो इसी रास्ते का चूज करो आप। ठीक है ना, नहीं तो वहां पे PhD करोगे वहां 8 क्वेश्चन में, पता चलेगा कि आप जितने बिना रो को कॉलम में चेंज किए उसको सॉल्व करोगे, फिर लौटोगे, फिर रो कॉलम में चेंज करोगे, तब तक बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो राइट डिसीजन ले सको इसके लिए नोट्स बना के देखते रहो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, 15% ऐसे नहीं हैं, सब क्वेश्चन ऐसे हैं। 45% क्वेश्चन फार्मूला यदि आप याद है तो बन जाएगा। ठीक है, 40% क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगता है, पर 15% में क्या है, 15% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि यदि आपको 3 के स्थान पे 5 माइनस 2 लिखना है तो 7 माइनस 5 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सही कर रहे हो फिर भी 7 माइनस 4 करोगे तो गलत हो जाएगा। 3 के स्थान पे यदि 5 माइनस 2 लिखना है और आप लिख दे 7 माइनस 4, तब भी 3 आएगा कि नहीं आएगा, पर लिखना 5 माइनस 2 ही है। ठीक है, ये 15% क्वेश्चन पूरे बुक में है और आते भी हैं 15%, उसी से चेक करते हैं कि आप किस लेवल का पढ़े हो पूरी बुक। तभी तो 100 पाने वाले लोग इस लेवल के क्वेश्चन भी तैयार किए रहते हैं, तभी पाते हैं। 45-85 नंबर का सामान्य क्वेश्चन रहते हैं। तो रोज क्लास में आओगे, हर टेस्ट में आओगे तो अपने आप बन जाएगा, और ये भी बन जाएंगे क्योंकि बीच में हम देते रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, जैसे यहाँ पे यही वाले क्वेश्चन है, 15% लेवल का ही है। पहले रो को कॉलम में चेंज करोगे, फिर वे वाला प्रॉपर्टी लगाओगे, कोई कॉलम 2 राशियों का सम हो, ठीक है, 2 क्वांटिटी का सम हो तो उस डिटरमिनेंट को उसी ऑर्डर के 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें पुट करना है s बराबर cos थीटा, क्यों पुट करेंगे,
रीजन आपको पता है तभी जान पाओगे। ठीक है, कहाँ पे है, ये भी बोले थे कि ऐसे कैसी कंडीशन में cos थीटा sin थीटा पुट करना है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी है कि वे होने के बावजूद भी वैसा पुट नहीं करते, कुछ दूसरा पुट करते हैं। जैसे आप ये जानते हो, एक क्वेश्चन ऐसे आया ना, वो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एस इक्वल टू क्या मानते हैं, 1 tan थीटा ना मानते हैं, 1 एस इक्वल टू 1 tan थीटा। इसमें मानना चाहिए एस इक्वल टू 1 tan थीटा, परंतु मानते क्या हो, इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा मानते हो। क्वेश्चन बीच में आया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर पर क्या मानते हैं, cos थीटा। तो विशेष कंडीशन हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हो कि जब रूट ऑफ रहता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो कर सकते हैं, तो इसका रूल क्या है, एस बराबर 8 tan थीटा पुट करने की परंपरा है। परंतु यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था, यहाँ पे प्लस माइनस लिख के क्वेश्चन अभी दिए तो क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, आप एक बार तो लगाए थे लगता है, हम दोनों लगाए। ठीक है। तो देखो आगे, तो इसको रो को कॉलम में चेंज करो, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता कि रो और कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, तो हम पे प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस अभी नहीं है। इसमें रो कॉलम में अब हम उस बार भी हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाए थे, तभी ना चेंज किए थे, तो आ ही नहीं रहा था, फिर रो को कॉलम में चेंज करना पड़ा, फिर साल किए। तो हम सब हर एक डायरेक्शन में गए हैं ना, तो लौट के आ गए हैं अब, तो आपको पता है किसी डायरेक्शन में जाना, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम वी गेट, यहाँ पे क्या होगा, इस रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दो, तो क्या होगा, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एस प्लस वाई। ये आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो, ठीक है, अब सुनो, पहले इन दोनों को हूबहू उतारना है ऐसे, पहले इसको लिखना है बी क्यू बाई, इन दोनों को उतार देंगे, प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे सी आर जेड, फिर दोनों को उतारे। आपको प्रॉपर्टी बताए थे 2 + 3 है और 7 + 9 है 6 5, ऐसे था। तो आपको बताया ना, पहले क्या लिखोगे, 2 7 और 6 5 और प्लस 3 9 और 6 5, ये बताया था प्रॉपर्टी। तो यहाँ 2 + 3 के स्थान पे क्या है, बी प्लस सी, और 7 + 9 के स्थान पे क्या है, क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। तो पहले क्या लिखोगे, बी क्यू वाई, और इन दोनों को उतार दोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर लिखोगे क्या, सी आर जेड, फिर इन दोनों को उतारोगे। ठीक है, समझ में आई बात। अभी इसमें काम कर रहे हैं, फिर इसमें भी करेंगे, फिर इसमें भी 3 बार ये स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले क्या लिख दें, बी क्यू, बी और क्यू बाई, ये सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ऐसे। अब प्लस, अब ही तो क्या लिखे थे, अब सी आर जेड लिखेंगे, सी आर जेड, इनको सीधे उतारना है, सी प्लस, ये क्या है, सी प्लस क्यू ना है, कि सी प्लस ए है, सी प्लस ए है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और ये होगा ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ऐसे, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। ये है बी और क्यू बाई, पहले लिखेंगे सी आर जेड, सी आर जेड, और ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ऐसे। और प्लस लिख के इनको तो यही लिखेंगे बी और क्यू बाई। अभी सी आर जेड ना लिखे थे, अब क्या लिखेंगे,
ए पी एक्स, ए और ये पी, ए है, ए पी एक्स है। और फिर इसको उतार दो, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, ऐसे। और इसमें भी ऐसे, इसको सी आर जेड उतार दो, सी आर जेड। अब इसको सी आर जेड उतार दो, सी आर जेड। और इसको पूरा लिखो, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये प्लस करके इसको लिखते हैं सी आर जेड, सी आर जेड। अभी सी आर जेड लिखे थे ना, अब क्या लिखेंगे, ए पी एक्स है, ए और पी एक्स है। और ये क्या होगा, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, ये आ गया। इतना करने से क्या फायदा हुआ, ये वाला तो सुन हुआ किसी तरह से, सी आर जेड, सी आर जेड, ठीक है ना, सी आर जेड, सी आर जेड। दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, इसका काम खत्म। और ऐसा कोई कुछ है, अभी नहीं है, आगे आएंगे फिर से। अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, इन दोनों को उतारेंगे, इसको लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों को उतार के इसको लिखेंगे, ठीक है। इन यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को उतारेंगे, इसको लिखेंगे, तो फिर से दो कॉलम समान मिल जाएगा। देखो ए पी एस है, यहाँ भी ए पी एस है, फिर वो भी, फिर इस दोनों को उतार करके ये लिखेंगे, तो क्या है, बी क्यू बाई, तो बी क्यू बाई, वो वाला भी शून्य हो जाएगा। अब ये फिर सिंगल सिंगल, इसमें क्या है, तो शून्य हो ही चुका है। पहले क्या लिखेंगे, सी आर जेड और ए पी एक्स और ए पी एक्स, और प्लस लगाएंगे, फिर सी आर जेड, ए पी एस, फिर बी क्यू बाई, लास्ट वाला बचा रहेगा, इसके पहले वाला 0 हो जाएगा। और है राज समझ में कि नहीं आ रहा है, राज समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है। अब ऊपर से लिखते हैं, ऊपर तो लिख चुके होगे ना, तो इसको सीधे उतार दो, क्या लिखेंगे, बी क्यू बाई, सी आर, ए पी एक्स, और प्लस बी क्यू बाई, सी आर जेड, बी क्यू बाई, ऐसे। फिर क्या लिखते हैं, प्लस बी क्यू बाई, बी क्यू बाई, ए पी एक्स, ए पी एक्स, अब फिर प्लस करके इसको सीधे उतारो, बी क्यू बाई, ए पी एक्स, बी क्यू बाई, ऐसे, ठीक है ना। अब इसको तो 0 कर देते डायरेक्ट, क्योंकि दो कॉलम समान है, यहाँ लिख दिए 0 और प्लस सी आर जेड, सी आर जेड, ए पी एक्स, ए पी एक्स, सी आर जेड, ए पी एक्स, बी क्यू बाई, बी क्यू बाई, ऐसे। अब कुछ और 0 हो जाएंगे, कौन कौन, देखो यहाँ ये 0 होगा कि नहीं, देखो सेम है, ये तो 0 हो जाएगा। और कौन है, ए पी एक्स, ये दोनों सेम है, 0 हो जाएगा। ये वाला सही है, ए पी एक्स वाला, ए जीरो पी- के बगल में, ये वाला भी देखो सेम है, तो 0 हो गया। ए पी एक्स, ये दोनों सेम है कि नहीं, तो 0 हो गया। ये वाला बचा है और पहला वाला बचा, ठीक है ना। तो पहला और लास्ट लिख लो,
तो क्या होगा बी अब क्यू बाई सी आर जेड ए अब पी एक्स सी आर जेड ए पी एक्स बी और क्यू बाई अब क्या करेंगे देखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो। आपको चाहिए क्या, प्रूफ क्या करना था? टू इंटू ए बी सी और पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। ए बी सी किधर था? देखो दिखाओ तो प्रूफ करना वाला ए देखो। बी सी कॉलम में प्रूफ क्या करना था आपको? टू ए पी एक्स ऐसे ना, बी क्यू बाई सी आर जेड, ये लाना है ना। देखो क्या किया जाएगा, सुनो। ए बी सी आना चाहिए, ए बी सी लाने के लिए क्या करोगे? सुनो, देखो इसको यहाँ लिखोगे, इसको यहाँ लिखो तो यहाँ ए आएगा, फिर इसको यहाँ लिखोगे, इसको यहाँ लिखोगे तो यहाँ ए आएगा। यहाँ ए की जरूरत है। तो कल प्रॉपर्टी क्या पढ़े हो? कोई दो पैरेलल कॉलम या पैरेलल रो को इंटरचेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती, बट उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ए पी एस को हम यहाँ लिखने वाले हैं और इसको यहाँ लिखने वाले हैं। हमारा मकसद इसको यहाँ लाना है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते कि इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें। लगातार होनी चाहिए दोनों। तो इन दोनों को बदल सकते हैं। तो इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो तो एक माइनस आएगा, फिर इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो तो एक और माइनस आएगा, तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, ये यहाँ भी लाना है, तो इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, तो एक माइनस माइनस से अभी प्लस हो जाएगा। ठीक है, एबीसी जाए तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, क्योंकि कॉलम में एबीसी चाहिए, यहाँ पे रो में आएगा एबीसी। ऐसा करने से तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, इनको आपस में बदल देते हैं। तो बी और क्यू पाई, ये होगा ए पी एक्स, ये होगा सी आर जेड, और प्लस ये माइनस एक और कॉमन लेते हैं और इसमें भी बदलते हैं। इसको यहाँ लाते हैं, ए पी एक्स सी आर जेड, और ये होगा बी क्यू बाई। ठीक है, अब देखो इस ए पी एस को यहाँ लिखेंगे, बी क्यू बाई को यहाँ लिखेंगे, तो एक माइनस और आएगा। तो एक माइनस तो आ ही चुका था, एक माइनस और आएगा। तो क्या होगा, ए और पी एक्स बी और क्यू बाई सी आर जेड, प्लस ये माइनस एक माइनस आया और एक और माइनस, तो क्या होगा, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, तो ए और पी एक्स, ये होगा बी क्यू बाई और सी आर जेड। ऐसे और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए पी एक्स बी क्यू बाई सी आर जेड। यहाँ पे क्या होगा, ए पी एक्स बी क्यू बाई सी आर जेड। ऐसे अब देखो आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको? कॉलम में एबीसी चाहिए, यहाँ रो में एबीसी है, तो कॉलम में तो कॉलम में चेंज कर दो, या कि पहले दोनों को जोड़ दो, दोनों सेम है कि नहीं है, तो 2 × कर देते हैं पहले, फिर लगाएंगे। तो ये क्या होगा, ए और पी एक्स, ये बी क्यू बाई और सी आर जेड, दोनों को जोड़ दिया। अब रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। रो को कॉलम में चेंज करने से तो वैल्यू चेंज नहीं होती, फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो क्या होगा, 2 ए बी सी पी क्यू आर एक्स बाई जेड, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम,
चेंजिंग रो एंड कॉलम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो प्रूफ करना था।